सो क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं लोग जो आते हैं आपके पास ब्रशिंग वाइज या फ्लॉसिंग वाइज या किसी भी तरीके से? व्हाट इज द रॉन्ग थिंग दैट आई एम डूइंग? अगर हम बिना ब्रश किए रात को सो जाते हैं तो व्हाट आर द चांसेस, व्हाट हैपेंस? कॉमन कॉजेज क्या होते हैं कैविटी के? जो आपका ओरल हेल्थ है वो आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है। ये डेंटल इंश्योरेंस हमारे यहाँ पे है नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं दर्द के साथ और फिर वो कॉन्फिडेंट हैप्पी स्माइल लेके दे आर गोइंग बैक। तो वो जो फीलिंग है, जो सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दैट इज प्राइसलेस। पीपल डू सेल्फ डायग्नोसिस एंड ओवर द काउंटर हमारे यहाँ पे बहुत सारी मेडिकेशंस बड़ी आसानी से मिल जाती है विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस। हाउ डेंजरस इज दैट? बेकिंग सोडा एक है, देयर आर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट, हाउ सेफ इज दैट इन द लॉन्ग रन? कॉस्मेटिक डेंटिस्ट जब हम ढूंढते हैं क्या चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए उस टाइम? स्मोकिंग, अल्कोहल, हार्ड ड्रिंक्स ऑल्सो एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो, ये सारी चीजें कितना हार्म करता है? पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए फ्रॉम द स्टार्टिंग उनकी एक ऐसी हैबिट फॉर्म हो जाए कि उनकी ओरल हेल्थ का प्रॉब्लम्स बार बार ज्यादा ना हो? सो किस एज से एक्चुअली बच्चों को आना चाहिए आपके पास? People don't know how to brush. That is the first major problem in India. टूथपेस्ट कोई भी आप लो, उसमें जो फ्लोराइड कंटेंट होता है that should be between 1000 to 1500 ppm. There are studies which states कि अगर oral hygiene बराबर नहीं है तो it can lead to cardiovascular problems also. Because अपना इंडियन फूड होता है, it is more of food color agents. जैसे बाहर का चाइनीज खा लिया, हल्दी खा लिया, तो वो स्टेन हो जाता है। हर टूथ का गिरने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। When one tooth is missing, you can't bite anything hard from that side. तो आपको जो भी हार्ड स्टफ खाना है, you eat from the other side. There are few countries which are very advanced, जैसे जापान, चाइना. They have robotic dentistry also. The only sugar is not the cause of cavity. Okay. See, I myself also eat chocolate because chocolate you can't control. ध्यान से देखो इस चेहरे को डेंटिस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट है डॉक्टर धरा पिपालिया। वो डेंटिस्ट है, पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों की ट्रीटमेंट्स किए हैं, बीट रूट कनाल, बीट कैविटीज़। अगर आपके पास दांत है तो आपको ये शो डेफिनेटली देखना चाहिए। बिकॉज गाइज, मैं इतने सालों से डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं आज तक कभी बेसिक ओरल हाइजीन को नहीं समझ पाई। उन्होंने इतने क्लियरली बताया है हम कैसे ईजी स्टेप्स में अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं, कैसे रेगुलर चेकअप करने से हम अपने पॉकेट को और होने वाले दर्द से बच सकते हैं। गाइज, इट वॉज अमेजिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो मुझे नहीं पता थी। क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कितने इंटरवल्स पे ब्रश करना चाहिए, फ्लॉस कैसे करना चाहिए, आपको माउथ वॉश कितने क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। इट वॉज एन अमेजिंग सेशन। मुझे बहुत 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 मज़ा आया और बहुत कुछ सीखा मैंने। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा और जितने भी लोगों के पास दांत है और जो खुल के स्माइल करना चाहते हैं उन तक ये पॉडकास्ट को ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू। हेलो डॉक्टर धरा, वेलकम टू द एडी शो। Thank you for having me here. And how are you today? I'm fine. How are you? I'm also good. You said you're going to be a little nervous. थोड़ा nervousness है? थोड़ी हूँ, बट ठीक है, देखते हैं पॉडकास्ट कैसे। हाँ, थोड़े टाइम बाद मैं पॉडकास्ट के बाद पूछूंगी। Okay. So, you are a dentist. Yeah. डेंटिस्ट बनने का कैसे सोचा? कोई मतलब वही था कि बचपन से मेरे अंकल डेंटिस्ट है, तो मैं जब वेकेशंस के लिए जाती थी तो उनके क्लिनिक पे जाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं दर्द के साथ और फिर वो कॉन्फिडेंट हैप्पी स्माइल लेके दे आर गोइंग बैक। तो वो जो फीलिंग है, जो सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दैट इज प्राइसलेस। दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी कि हाँ, मेरे को भी डेंटिस्ट बनना है। कुछ समझ आता था जब तब जाते थे? तो तब कुछ समझ में नहीं आता था, बट आई स्टिल कंटिन्यूड कि देखते हैं क्या होता है। बट देन इवेंचुअली आई एंडेड अप इन डेंटिस्ट्री ओनली। वाओ। और कितने साल हो गए आपको? मेरे को 7-8 years हो गए प्रैक्टिस को। वाओ। एंड आपने हमेशा प्राइवेट प्रैक्टिस की है या? यस, इट्स ऑलवेज अ प्राइवेट प्रैक्टिस। वाओ, ओके। सो क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं लोग जो आते हैं आपके पास? प्रॉब्लम्स वही है, जब इंडिया में जब किसी पेशेंट को पेन होता है या फिर कभी दिखने में कोई दिक्कत होती है, जैसे आगे पीछे दांत है किसी के, या फिर कैविटीज है आगे के दांत में, तो वो ब्लैक टर्न हो जाता है। तब जाके जब कंसर्न, एस्थेटिक वाइज कंसर्न होता है या दांत हिल रहा है या वैसे कुछ चीज, तब पेशेंट्स यूजुअली आते हैं। ओके। तो मुझे बचपन में ना दांत से रिलेटेड एक ही प्रॉब्लम पता थी, वो था कैविटी। जैसे जैसे हम बढ़ने लग गए हमें पता चला और भी बहुत सारी चीज़ें होती है अपार्ट फ्रॉम कैविटी। मेरा जब फर्स्ट टाइम रूट कनाल हुआ ना तो मुझे लगा कि इतना एक्सक्रूशिएटिंग जो पेन है वो और किसी चीज़ में शायद ही होता होगा।
सो आप लोग कैसे डील करते हो जब बट अब कैसे हो गया ना, अब डेफिनेटली आपने जब करवाया होगा और अभी में काफी एडवांसमेंट हो गया है. हाँ तो nowadays the injections have become painless. ओ तो अभी जैसे कैसे यू यूज अ वेरी थिन नीडल, तो वो जब हो जाता है एक बार इंजेक्शन का असर हो गया, देन यू डोंट रियलाइज इवन कि रूट कनाल चल रहा है या क्या. यू जस्ट हैव टू कीप योर माउथ ओपन. इट इज दैट पेनलेस. वाओ यार अभी कराना चाहिए था. मैं थोड़ा जल्दी ही दांत का प्रॉब्लम हो गया मुझे. ओके सो आपने कहा कि लोग आते हैं जब उनकी दांत ठीक नहीं है, इफ दे आर नॉट लुकिंग नाइस, उसके लिए क्या क्या होता है? मेरे को एक अलाइनर्स पता है. हाँ. और बचपन में हमारे टाइम पे ब्रेसेस होते थे. ब्रेसेस आज भी कराते हैं लोग? हाँ, ब्रेसेस करवाते हैं लोग, क्योंकि देख सब रेंज के होते हैं. मतलब अफोर्डेबिलिटी वाइज इफ पीपल चूज, बिकॉज दैट इज एनी डे मोर चीपर एज कम्पेयर टू अलाइनर्स. बट जैसे है अभी लोग कंफर्ट भी चूज कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट दोज प्रॉब्लम्स लाइक अल्सर्स. फिर लुक में लोगों को बहुत दिक्कत होती है जब वो मेटल ब्रेसेस दिखते हैं, तो दे प्रेफर अलाइनर्स मोर नाउअडेज. बट ब्रेसेस आल्सो इज एन ऑप्शन इफ यू कांट अफोर्ड द कॉस्ट फॉर अलाइनर्स. ओके वील गेट मोर इनटू दैट लेटर ऑन, क्योंकि मुझे मेरे स्कूल में 2-3 लड़कियां थी who used to wear braces, और मुझे पता है उनको खाना फंसना और ये सब का बहुत प्रॉब्लम था. तो we'll dive a little deeper into that later on. बेसिक से शुरू करते हैं. हाँ. ठीक है. अगर मुझे मेरे दांत को अच्छा रखना है, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ इस वक्त, मतलब ब्रशिंग वाइज या फ्लॉसिंग वाइज या किसी भी तरीके से, व्हाट इज द रॉन्ग थिंग दैट आई एम डूइंग? See, people don't know how to brush. That is the first major problem in India. So you always have to brush in a circular motion. It is never horizontal. Okay. So it's always like this. हाँ, Yeah. that Either vertical or circular. It is never horizontal because your gums are in a circular way. So you cannot just rub it like that because it will abrade them. ओके. तो मेन सर्कुलर ब्रशिंग करना है. 2 times ब्रश करना है, जो सब बोलते हैं बट करता कोई नहीं है. अच्छा आई डू. सो यस. एंड ऑल्सो यू हैव टू यूज अ फ्लॉस. ओके. तो ब्रश क्या होता है, ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, दे डोंट गो इन बिटवीन योर टीथ. तो उसके लिए फ्लॉस करना बहुत जरूरी है. हाँ. तो अभी हैंडल वाले फ्लॉस आते हैं, यू जस्ट हैव टू पुट इट इनसाइड एंड जस्ट रिमूव इट. मैं अभी उसी पे आ रही थी एक्चुअली. हाँ. तो उससे क्या होता है ना, जो दांत के बीच का जो फूड होता है दैट ऑल्सो कम्स आउट. प्लस यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर. सबसे बड़ा कॉज ऑफ बैड ब्रेथ इज ड्राई माउथ. ओह. तो जितना आपका ड्राई माउथ है उतना ज्यादा आपको बैड ब्रेथ आता है. प्लस द फूड कंज्यूम्ड एंड एवरीथिंग. बट दिस इज द बेसिक थिंग कि 2 times ब्रश, फ्लॉस you have to do, and every 6 months you have to visit a dentist. Every 6 months. हाँ. ताकि कुछ हो तो हम अर्ली स्टेज पर डायग्नोस कर सके. ओके. फिर आपको ऐसा ना लगे कि डेंटिस्ट महंगे है. हाँ एक्चुअली ये एक है, लोगों को ऐसा लगता है. ओके. आपने ब्रशिंग के बारे में बात किया, तो यस आई डू द सर्कुलर थिंग. पता नहीं शायद वो स्कूल में सिखाया था, आई डोंट रिमेंबर, बट आई डू दैट. बट फ्लॉस है ना, मैं हर बार नहीं करती हूँ. एंड समटाइम्स वो वाला तो मुझे जमता ही नहीं है. द थ्रेड वाला इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. आई यूज दैट विद हैंडल वाला. सो हाउ ऑफन इज इट आर वी सपोज्ड टू फ्लॉस? सी, फ्लॉस इज सपोज्ड टू बी डन एवरी डे. Every day? Yeah, every day post brushing you have to floss. But if in case you're out somewhere and it is not possible or you're too tired or something, you can just rinse your mouth with a mouthwash and you can go to bed. Okay. Yeah, but it is recommended to use. और माउथ वॉश रेगुलरली यूज कर सकते हैं? You can use but you have to dilute it. जो dilution required है वो करना है. जो कोई माउथ वॉश ऐसे भी होते हैं जो already diluted form में होते हैं, that you don't have to. Because if you use mouthwash without dilution, it will stain your teeth. Now, because we spoke about bad breath, 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, I don't know whether it is a myth या वो reality है. खाने के बाद अगर लोगों को रिंस करने की आदत नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से, बिकॉज योर फूड ऑब्वियसली वो रह गया है, तो इट विल स्टिंक लेटर ऑन. एंड अदर थिंग इज, बहुत सारे लोग ब्रश करते हैं लेकिन वो टंग क्लीन नहीं करते हैं. तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. सो आई वाज करेक्ट इन बोथ ऑफ देम. दैट इज द फर्स्ट थिंग. जो टंग क्लीन नहीं करता है, टंग स्क्रैपर इज अ मस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग योर ओरल हाइजीन. तो टंग स्क्रैपर यूज करना ही करना है. उसके अलावा 2 times ब्रशिंग भी है एंड माउथ वॉश, दैट इज रिकमेंडेड. एंड ऑल्सो बैड ब्रेथ का और एक कॉज ये भी है कि कैसे कैविटीज होते हैं या फिर आपको प्लाक है, वो कैलकुलस हो जाता है, तो वो सब क्लीन करवाना भी बहुत जरूरी है. अगर गम्स में स्वेलिंग वगैरह है तो उससे भी बैड ब्रेथ आती है, बिकॉज मुंह में इन्फेक्शन है. ओके. तो वो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है. व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस इज हार्ड स्टोन लाइक. मतलब वो आपके टीथ के सराउंडिंग होता है जब बहुत टाइम तक आपने क्लीनिंग ना करवाया हो दांत का.
Oh. So that is to be cleaned by a dentist only. It cannot be cleaned with a normal toothbrush. Okay. ब्रशिंग कितने समय तक करनी होती है? 2 minutes if you do a proper technique and proper amount of toothpaste. That is also very necessary. जितना brush का head है उतना ज़्यादा toothpaste लेना is not compulsory. You have to take only a pea size of toothpaste. Oh. Only a pea size. हमें तो एडवर्टाइजमेंट में हाँ, वो क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप पूरा टूथपेस्ट से भर देते हो ब्रश, फिर आपको फोम बहुत जल्दी हो जाता है. तो वो फोम जल्दी हो जाता है तो आप स्पिट कर देते हो. तो फर्स्ट स्पिट में ही आपका पूरा टूथपेस्ट निकल जाता है. तो फिर आप ब्रश कर रहे हो, वो नॉर्मल ड्राई ब्रशिंग कर रहे हो, उसमें कुछ पेस्ट है ही नहीं. तो ऑलवेज टेक अ pea size of toothpaste, then dab it on your toothbrush so that it sticks inside, and then start brushing. ताकि पेस्ट अंदर चला जाए. ताकि पेस्ट अंदर चला जाए. Okay. Any ideal toothpaste or toothbrush that people should use? See, it is depending again patient to patient. Gums का problem है तो अलग toothpaste, cavities है तो अलग toothpaste. Just toothpaste कोई भी आप लो, उसमें जो fluoride content होता है, that should be between 1000 to 1500 ppm. Okay. वो हर ingredients में पीछे mentioned होता है. तो वो बहुत जरूरी है to prevent cavities. Okay. तो fluoride होना is compulsory. You use any toothpaste, that is okay, but fluoride is compulsory. Okay, वो जरूरी है, आपको कैविटी ना हो Yes. उसके लिए. Okay, अगर हम बिना ब्रश किए रात को सो जाते हैं तो what are the chances? What happens? ये नहीं करना चाहिए. Okay. क्योंकि क्या होता है, जब हम दिन में कैसे होता है, दिन में you keep eating something or the other, so your saliva in your mouth keeps changing. It is not constant. But रात को क्या होता है, आप जो भी last meal खाते हो, वो saliva stagnant रह जाता है. Again you sleep for 7 to 8 hours. तो वही saliva, you don't drink water, you don't have anything. So that is the perfect time for the microorganisms and the bacteria to form cavities. Oh. Because the morning you get up and then you rinse your mouth. तो वो proper 7-8 hours का उनको time मिल जाता है to form cavities. So that is not, absolutely you should not follow that. Okay. Common causes क्या होते हैं कैविटी के? See, there are many things. It is not only because of sugar. It is also because you're not brushing properly. ऑल्सो आपका जो क्राउडिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि दांत आगे पीछे है, तो दो दांत के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रश नहीं पहुंच सकता है, तब फूड लॉजमेंट होता है, तब भी कैविटीज होते हैं. या फिर आपको गम्स का कोई इशू है तब भी प्रॉब्लम होता है. तो बहुत सारी इसका सोल्यूशन है रेगुलरली चेक करवाना. एवरी 6 months तो एटलीस्ट. हाँ, मतलब आप साल में 2 बार तो एटलीस्ट डेंटिस्ट के पास चेक करवा लो. ओके, ये मिथ है या रियलिटी है? जो मैंने कहीं पढ़ा था ये कि किस करने से भी कैविटीज हो जाती है. हाँ, वो होते हैं किसी से भी. हाँ, क्योंकि कैसे होता है कि हमारे मुंह में जब स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस करके और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कॉज कैविटी. ओके, सो व्हेन वी आर किसिंग सलाइवा एक्सचेंज होता है. तो वो सलाइवा एक्सचेंज में अगर सपोज एक इंडिविजुअल को बहुत कैविटीज है विच इज अनट्रीटेड, आई एम नॉट सेइंग ट्रीटेड कैविटीज, पर अनट्रीटेड है या गम्स का कोई इन्फेक्शन है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो बैक्टीरिया दूसरे की मुंह में ट्रांसफर हो. प्लस उसका एनवायरनमेंट ठीक हो, मतलब उसका ओरल हाइजीन अगर मेंटेन्ड हो, देन इट्स वेल एंड गुड. बट इफ इट इज नॉट, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कॉज अ कैविटी. सो आपने कहा कि एवरी 6 months डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए. इट इज जस्ट अ रूटीन चेकअप या एवरी 6 months क्लीन अप और ये सब करवाने चाहिए? तो सी, क्लीन अप इज एडवाइज्ड एवरी ईयर वंस. एवरी ईयर वंस, या, बट 6 months रूटीन चेकअप इज अ मस्ट. वैसे 6 months में इफ यू रेगुलरली विजिट, तो 6 months में इतना जल्दी कैविटी फॉर्म नहीं होता है. So if you are regular enough, you don't require any treatment. Wow. So अगर रेगुलर है और हमने जल्दी अगर कैविटी को डायग्नोज कर लिया, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? विदाउट एनी प्रोसीजर इट कैन बी डन? It is not without any procedure, of course. It requires a filling. Okay. So it is same tooth colored filling only, but it is at an outer stage. जो आपका enamel होता है, वो कैविटी वहीं तक पहुंची हुई होती है. तो हम सिर्फ वो कैविटी को एक्सकेवेट करके सिर्फ उसमें फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं. सो कैविटी का मतलब बेसिकली यही हो ना कि खड्डा हो गया है दांत में? यस, खड्डा हो गया, बट इट इज ओनली इन द अपर लेयर ऑफ योर टूथ. हाँ, वो सेकेंड लेयर तक अगर पहुंचता है या फिर नस तक पहुंचता है, तब जाके पेशेंट को पेन होता है. तो जब आप आ रहे हो पेन के साथ, तब फिलिंग पॉसिबल नहीं है, तब रूट कनाल ही करना पड़ेगा. और कुछ चीजें हैं जो हम नॉर्मली, जैसे मुझे ये जब तक मैं डेंटिस्ट के पास नहीं गई, मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता था. which were electric toothbrush. Obviously हम movies वगैरह में देखते हैं, but we don't generally use them. And the other thing is a floss जिसमें पानी भर के you have to water flossing. हाँ, so what is that and is it required for everyone या कैसे होता है? See, now electric toothbrush, as I told you, कि manual brushes का head is little bigger. Electric toothbrushes का head is smaller.
सो व्हेन यू यूज इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेस, तो उसमें कैसे जब क्राउडिंग होता है, जैसे मैंने बोला कि दो दांत के बीच में मैनुअल ब्रश इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीच, तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश के अपने मूवमेंट्स होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्लीनिंग ज्यादा बेटर करता है एज कम्पेयर टू मैनुअल ब्रशेस। सेकेंडली, जैसे आपका विजडम टूथ हो गया, इट इज एट अ कॉर्नर ऑफ द माउथ, तो वहां तक मैनुअल ब्रशेस नहीं पहुंच सकते, राइट, तो तब इलेक्ट्रिक ब्रशेस यूजफुल है। नॉर्मल केसेस में भी आप यूज करते हो, दैट्स नॉट एन इशू, बट आइडियली क्राउडिंग केसेस में ज्यादा उसका यूज आपको दिखाई देता है। और वाटर फ्लॉसिंग तो जो है वो कैप्स अगर होते हैं, जैसे किसी इंसान ने बहुत रूट कनाल्स किए हैं या ब्रिज है या इम्प्लांट्स है, तो उनको हम वाटर फ्लॉसिंग यूज करने बोलते हैं, बिकॉज नॉर्मल फ्लॉस यू कैन नॉट यूज बिकॉज योर गम्स आर ऑलरेडी वीक। तो दिस इज व्हेन द वाटर जेट के स्प्रे के हिसाब से आपका फूड निकलता है। वाओ यार, ये बहुत सारी बातें लोगों को मुझे तो नहीं पता थी, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है। क्या ये भी मिथ है कि जो आपका ओरल हेल्थ है वो आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है? यस, डेफिनेटली, क्योंकि जो भी आपके मुंह में सलाइवा है, जो भी है, इट इज गोइंग टू मीट योर ब्लड स्ट्रीम एंड इट इज गोइंग टू गो इन योर एंटायर बॉडी। तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाके, मतलब देयर आर स्टडीज विच स्टेट्स कि अगर ओरल हाइजीन बराबर नहीं है तो इट कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। उससे हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह, या आपका आर्टरीज में जो खून है वो भी जमा हो सकता है, वैसे सब चीजें भी होती है। अगर बहुत इन्फेक्शन हो तो की बात है। ओके, मतलब बहुत टाइम तक कोई इन्फेक्शन है, जैसे गम स्वेलिंग है, वो आप ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली वो सलाइवा में जाएगा वो इन्फेक्शन, एंड इट इज गोइंग टू पास थ्रू एंटायर बॉडी। आपने बीच में जो कैलकुलस जो कहा था, हाँ, उसके क्या स्टेजेस होते हैं? मतलब हाउ डू वन रीच टू कैलकुलस? क्योंकि इमीडिएटली तो कोई स्टोन फॉर्म नहीं हो जाएगा ना। वो बहुत फर्स्ट स्टेज इज प्लाक। तो प्लाक जो होता है दैट इज सॉफ्ट, जो पीलापन, हाँ, वो नॉर्मल ब्रशिंग से निकल जाता है अगर आप प्रॉपर वे में ब्रश करते हो। वो अगर सालों तक नहीं निकलता है तो वो पत्थर जैसा फॉर्म होता है, जिसको कैलकुलस बोलते हैं, एंड दैट इज नॉट रिमूव्ड बाय अ ब्रश। यू हैव टू कम टू अ डेंटिस्ट फॉर क्लीनिंग। ओके, कुछ स्केलिंग भी एक चीज होती है? दैट इज द सेम थिंग, इट इज अ डेंटल टर्मिनोलॉजी फॉर क्लीनिंग। फॉर क्लीनिंग, स्केलिंग, यानी आप उसको तोड़कर निकालते हो? या इसमें आपका टूथ का कुछ ब्रेकिंग नहीं होता है, इट इज जस्ट दैट ब्रेकिंग ऑफ दैट स्टोन लाइक थिंग विच इज फॉर्म्ड। Okay. लोगों को ऐसा लगता है कि स्केलिंग करने से मेरे दांत वीक हो जाते हैं या ऐसा कुछ, बट वो एक वापस मिथ है। इट इज नॉट इन रियल। हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं क्लीनअप के लिए फर्स्ट टाइम गई थी ना, बिकॉज मैं गई थी एक्चुअली, मेरे टूथ में पेन था उसके लिए, तो जब वो मेरी सर्जरी वगैरह कंप्लीट हो गई, मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन था और वहाँ पर दूसरा दांत लगाना था, वो सब होने के बाद में ना डॉक्टर सजेस्टेड कि आप क्लीनिंग कराइए। तो मैं उस टाइम पे क्लीनिंग के लिए गई थी, बट उसके बाद मुझे इतना गैप फील हो रहा था ना मेरे पूरे मुंह में, मुझे ऐसा लग रहा था जगह बन गई है बहुत ज़्यादा। इवेंचुअली वो ठीक हो गया, बट फॉर अ वाइल इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मुझे चबाने में भी तकलीफ हो रही थी, इट वॉज वेरी सेंसिटिव एट दैट टाइम। तो मुझे लगा कि शायद ये क्लीनिंग की वजह से होता है, और उसके बाद में मैं बहुत मतलब गई, लेकिन बहुत कम गई। वो क्या होता है ना, देखो इतने साल से वो स्टोन फॉर्म हो जाता है, जैसे आपको नहीं पता था उसको कैलकुलस बोलते हैं, तो वैसे आपको स्मूथ लगता है वो चीज, बट ऑब्वियसली व्हेन वी क्लीन इट अप तो आपका टूथ ब्रेक नहीं हो रहा है, बट वो कैलकुलस पोर्शन निकल रहा है, तो आपको आपकी टूथ की बाउंड्रीज फील हो रही है। दैट इज व्हाई यू फील कि अरे बहुत जगह हो गई, ये बहुत गैप हो गया। बट उसकी वजह से क्या होता है ना, अगर आप ये टाटर वगैरह रखते हो जो कैलकुलस टाटर, तो उसकी वजह से आपकी गम का पोजिशन नीचे जाता जाता है, फिर इवेंचुअली उसका लेटर स्टेज है कि वो दांत हिलने लगता है एंड इट कम्स आउट। ओके, तो वो बहुत लेटर स्टेज है ऑब्वियसली, बट गम्स में डेफिनेटली आपका पोजीशन चेंज होता ही है अगर आप टाटर क्लीन नहीं करते हो तो। ओके, और अगर समझिए मैं टाटर क्लीन कर रही हूँ और मैंने क्लीन अप कराया, तो मुझे वो जो स्पेस फील हो रहा है उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं उसके? दैट इज नॉर्मल फॉर एवरी इंडिविजुअल। 2-3 डेज आपको नया लगेगा, देन यू बिकम यूज्ड टू इट, और एल्स इफ बहुत ही ज्यादा लग रहा है देन यू कैन जस्ट मसाज योर गम्स। सो यू कैन जस्ट डू 2 to 3 minutes मसाज विथ योर फिंगर एंड जस्ट पुश योर गम्स टुवर्ड्स योर टीथ। ठीक है, तो मतलब वो फिर अपनी जगह पर आ जाता है वो? यस, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। बट वो सिर्फ वही है कि अब तक जब आपको स्मूथ लग रहा था, वो अचानक आपको दांत की बाउंड्रीज फील हो रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है बहुत जगह हो गई मेरे मुंह में। आपने एक चीज कही कि डेंटिस्ट के पास लोग आने से डरते क्योंकि खर्चा बहुत है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फियर्स होते हैं डेंटिस्ट के पास आने के। वुड यू लाइक टू बर्स्ट सम ऑफ द? सी, एक तो फियर है, जैसे मैंने आपको बोला इंजेक्शंस, लोग इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, बट अगेन द सेम थिंग, अगर आप एवरी 6 months आते हो तो वो अर्ली स्टेज पे हो जाता है। कैविटीज के लिए इंजेक्शन नहीं लगता है, क्लीनिंग के लिए इंजेक्शन नहीं लगता है, मेजॉरिटी ऑल प्रोसीजर्स आर विदाउट इंजेक्शंस।
प्रोवाइडिंग व्हेन यू कम एट अ लेटर स्टेज, जब पेन है तो पेन तो नम करने के लिए हमको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, बिल्कुल। दांत निकालना है अगेन इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो वो बहुत लेटर स्टेज है। अगर आप 6 महीने में आ रहे हो तो इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो वो पेन फ्री वैसे ही हो गया डेंटिस्ट। प्लस वो खर्चा में उसके लिए बोल रही बढ़ जाता है, बिकॉज फिलिंग अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 में हो रहा है तो रूट कनाल आपको 9000 10,000 में होगा। तो कॉस्ट डिफरेंस प्लस द सिटिंग्स प्लस द पेन एवरीथिंग, तो यू आर ओनली स्पेंडिंग टू मच जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस ऑफ नॉट विजिटिंग अ डेंटिस्ट। तो यानी पॉकेट को भी पेन और फिजिकल भी पेन, दोनों पे। हाँ राइट। ये डेंटल इंश्योरेंस मतलब हमारे यहाँ पे है नहीं है या हमें पता नहीं है? देखो देर आर फ्यू कंपनीज जैसे HDFC लाइफ, वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस जैसा आप बोल सकते हो। इट इज नॉट दैट सीरियसली टेकन बिकॉज यूर इन इंडिया, नो वन इज ऑप्टिंग फॉर इट। अगर आप नॉर्मली इंश्योरेंस लेते हो तो यू जस्ट टेक मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे आपको पता नहीं है। होते हैं इंश्योरेंसेस कंपनीज, बट कैसे लोग पूछते ही नहीं है कि डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, बिकॉज उनको पता है, उनको जाना नहीं है। जब पेन होगा तब का तब देख लेंगे, वो कुछ इतना मेजर है नहीं, सो दे डोंट बाय इट। There are few companies also, there are multinational companies जो अपने एम्प्लॉइज को वो अलाउंसेस देते हैं डेंटल के, बट ऐसी कोई डेफिनेट कंपनी नहीं है जो सिर्फ डेंटल इंश्योरेंसेस देती है। ओके, सो मतलब है पर हम इतने अवेयर नहीं है बिकॉज लोग ले नहीं रहे, तो दे आर ऑल्सो नॉट प्रमोटिंग इट सो मच बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट जैसे ये बाकी सब इंश्योरेंसेस कर रहे हैं। हाँ नहीं, बट आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कह रहे हो कि एवरी 6 months आपको डॉक्टर को विजिट करना है तो इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव फॉर पीपल जो जा रहे हैं। Yeah, it is, but see, it is a nominal fees. Like it goes from around 200 to 300, 400 rupees every 6 months. So I think it is not that expensive again because ये तो normally हम खाने पे वैसे भी इतना spend कर ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड प्लस वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और दांत रहेगा तो आप, हम में से हर किसी को खाना बहुत पसंद है। और any day 200, 500 rupees is way more cheaper than getting a root canal done. हाँ, agreed. And that pain. मैं एक्चुअली बोलूँगी पैसों से भी ज्यादा वो जो पेन है, I remember my this I used to keep watering जब तक वो हुआ वो प्रोसीजर। वो वही है ना, एक बार इंजेक्शन अच्छे से बैठ गया ना, then you don't realize things. But again it depends on the doctor's hand also. Sometimes you feel someone's hand is very light. Someone's hand feels really heavy. Depends with your experiences also. नहीं, बट मैं तो यही बोलूँगी लोगों को कि प्लीज यार पहले जाओ, ये बहुत बहुत डेंजरस है। ओके, अभी एक नया कल्चर भी आया है एवर सिंस गूगल का जो हमारे लाइफ में इतना बढ़ गया है यूजेज। पीपल डू सेल्फ डायग्नोसिस, मुझे ऐसे हो रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ क्या है उसका, एंड ओवर द काउंटर हमारे यहाँ पे बहुत सारी मेडिकेशंस बड़ी आसानी से मिल जाती है विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस। आपकी कोई फार्मेसी है घर के नीचे, आप जाके पूछो मेरे दांत में दर्द है, वो आपको कुछ ना कुछ दे देगा। हाउ डेंजरस इज दैट? See, it is very dangerous obviously because any of them are not qualified. और प्लस गूगल पे आप कुछ भी चीज डाल दो, it directly leads you end stage to cancer. हाँ, I thought only I was feeling that. हाँ, नहीं, इतना डरा देते हैं ना वो नॉर्मल लोग को कि वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, कि वो सुनना नहीं है उनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल तो करना ही नहीं है, सेल्फ डायग्नोसिस भी नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि आपके मम्मी पापा को जो दवाई असर हुआ वो आपको भी होगा, बिकॉज यू डोंट नो द कॉज कि किस वजह से पेन हो रहा है। प्लस आप मेडिकल शॉप्स में जाते हो, दे आर नॉट फार्मासिस्ट, अगेन दे आर जस्ट पीपल हु आर टेकिंग द लाइसेंस ऑफ द फार्मासिस्ट एंड रनिंग अ फार्मेसी. So they are not even graduated to prescribe you any medicines. Plus you don't tell them that you are allergic to such medicines or something. अगर आपको वो चीज से एलर्जी है और उसने वो दवाई दे दी तो एक तो ठीक नहीं हो रहा, दूसरा कुछ और हो जाएगा। हाँ, and that is very scary क्योंकि वो आपको पूछेगा भी नहीं कोई चीज। Of course, he will not ask, no, you are just asking him कि, और अब कोविड के बाद it's become very easy कि हाँ डोलो 650 लोगों को ऐसे मुंह पे याद रह गया जो आज तक लोगों को नहीं याद रहता हाँ, था। सही बात है। तो अभी मेडिकल में जाके डायरेक्ट बोल देते हैं डोलो 650 दे दो या कोई भी पेन किलर दे दो XYZ। तो उसका एलर्जीज अगर आपको है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम। और फिर भी ठीक नहीं हुआ तो आपको आना ही है डेंटिस्ट के पास, उससे अच्छा पहले ही आ जाओ। हाँ, आई थिंक वो शायद है ना, लोगों को पता भी नहीं कि चार्जेस क्या है। जैसे अभी आज आपने मुझे बताया, लोगों को चार्जेस पता भी नहीं है और लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि इट विल बी एक्सपेंसिव। नहीं, बट अभी तो वैसे गूगल पे एवरीथिंग इज मेंशन्ड। ऑल डॉक्टर्स हैव देयर कंसल्टेशन चार्जेस एंड एवरीथिंग। गूगल पे रॉन्ग चीज चेक कर रहे हैं ना, इलाज क्या करना है वो चेक कर रहे हैं। वो भी है। ओके, व्हाइटनिंग का ना बहुत पागलपन है। जैसे फेयरनेस का कुछ ज्यादा ही पागलपन है, लोगों एवरीवन वांट्स टू बी फेयर, वैसे ही दांत आपके ना एकदम व्हाइट होने चाहिए। एक्चुअली जो मुझे समझ आता है, हमारे दांत का कलर पर्ल व्हाइट है, इट्स नॉट एक्चुअल व्हाइट, बट लोगों को एकदम ब्राइट व्हाइट चाहिए।
उसके चक्कर में ना बहुत सारी चीजें, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस कि क्या क्या करते हैं लोग। तो बेकिंग सोडा एक है, देयर आर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट which are very 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 high in a lot of things that should not be used, जो मुझे पढ़ने पे भी समझ में आया। ओके, एंड अदर थिंग्स लाइक व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स आते हैं और ये सारी चीजें लोग बहुत रेगुलरली इसको यूज करते हैं। आई नो अ फ्यू पीपल हु आर यूजिंग देम रेगुलरली, नॉट गोइंग टू अ डेंटिस्ट। हाउ सेफ इज दैट इन द लॉन्ग रन? See, now definitely I have seen that it is very much trending ki purple toothpaste. I see Instagram reels and everything. So उसका एक basic science है. It is a part of optical illusion again. तो कैसे होता है जब आप अपना कलर व्हील देखते हो तो उसमें पर्पल कलर, व्हाई यू सी द टूथपेस्ट इन पर्पल कलर, व्हाई एवरीवन इज यूजिंग पर्पल? आज तक तो पर्पल टूथपेस्ट किसी ने देखी नहीं थी। तो पर्पल और येलो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ओके, जो कलर व्हील में सामने सामने है। तो वो क्या होता है, जब व्हाइटनिंग क्यों कोई करता है, जब दांत येलो दिखते हैं तो वो पर्पल टूथपेस्ट व्हेन यू अप्लाई तो सरफेस स्टेन्स जो होते हैं, जो येलोनेस जो आपकी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तब ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से आपको वो व्हाइट दिखता है। दैट इज अगेन टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। बट कोई भी चीज पे आप येलो पे अगर पर्पल कलर लगाते हो तो थोड़े टाइम के लिए आपके आंख को वो व्हाइट दिखेगा। तो लोगों को लगता है वो वाओ मेरे टीथ व्हाइट हो गए, बट इट इज जस्ट अ डे और टू। अगेन यू हैव टू यूज दैट टूथपेस्ट, अगेन इट इज गोइंग टू रिपीट। बिकॉज वो इंट्रिंसिक कुछ नहीं चेंज कर रहा है, इट इज जस्ट एक्सटर्नली कि वो स्टेन्स निकाल रहा है। ओके, तो दैट इज व्हाई यू सी दैट रिजल्ट। और बेकिंग सोडा जैसे आपने बोला कि आइडियल प्रोपोर्शन में यूज करना, जैसे मंथ में एक बार या 2 वीक्स में एक बार लोग करते हैं यूज, दैट इज ओके। बट अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी अब्रेसिव इन नेचर। मतलब वो बहुत घिसता है दांत पे। तो क्या होता है, दांत पे जो जैसे मैं बोला सॉफ्ट प्लाक वगैरह होता है, किसी किसी का ब्रश करने के बाद भी नहीं निकलता है। तो जब आप बेकिंग सोडा से करते हो तो वो कोर्स होता है, थोड़ा ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, तो उसके वजह से वो चीज निकल जाती है। तो आपको तो आपको लगता है कि वो मेरे दांत व्हाइट हो गए अगेन। तो इट इज जस्ट अब्रेसिव, नथिंग एल्स। कुछ भी ये एक्सटर्नल चीज इंट्रिंसिक चेंज नहीं करता है कलर। अगर आपको प्रॉपर टीथ का कलर चेंज करना है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाते टीथ व्हाइटनिंग करना ही पड़ता है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो है ही नहीं, जो सबसे बड़ा ब्लीचिंग एजेंट है। ओके, so teeth whitening जब हम कराते it is just a gel substance that you put it on. Is just a gel substance which is applied on teeth. It's around a cycle of 45 minutes or so and then you get the solution. Okay, अगर for instance जो मैं यही जो question था मेरा, I'll continue that. अगर मेरे दांत पे already plaque है और मैं ये use कर रही हूँ और उसकी वजह से वो lines जो बन जाती है दांत के ऊपर वो हो रही है, तो क्या वो मतलब और chances है और ज़्यादा उसके color और change होने का, मतलब towards yellow? नहीं, येलो तो नहीं होता बिकॉज वो अब्रेसिव है, तो इट इज गोइंग टू रिमूव दैट स्टेन, बट इट इज नॉट गोइंग टू स्टे परमानेंट। फिर बेकिंग सोडा अगर आपको एक बार रिजल्ट दिखा तो कैसा है कि हाँ चलो दिख रहा है, चलो मैं हर रोज करती हूँ, दैट इट्स नॉट सेफ बिकॉज सम अमाउंट ऑफ सोडा इज गोइंग टू गो इन योर स्टमक ऑल्सो एंड इट इज नॉट सेफ टू हैव रॉ सोडा। जैसे वो उसका कुछ मतलब किसी कुकिंग में नहीं यूज्ड है, आप डायरेक्ट रॉ पाउडर डाल रहे हो मुंह में, तो थोड़ा अमाउंट तो सलाइवा में मिक्स होके इट इज गोइंग टू गो इनसाइड, सो इट इज नॉट सेफ। एंड देन एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस ऑफ कोर्स। अभी सबसे ज्यादा जो मैं देख रही हूँ ट्रेंड में है, अपार्ट फ्रॉम द टीथ प्रॉब्लम्स, पीपल आर गोइंग फॉर डिफरेंट कॉस्मेटिक थिंग्स ऑन देयर टीथ। या जैसे विनियर्स मुझे पता है, ठीक है, और कुछ अलाइनर्स जो लोग यूज करते हैं। सो उसमें कॉमनली आपके पास क्या आता है? सी, कॉस्मेटिक रीजंस वही है जिसको अपना स्माइल का एस्थेटिक लुक चाहिए बेसिकली, जिसके दांत अगर थोड़े विच आई टोल्ड यू टेढ़े मेढ़े हैं, या किसी किसी के आगे के 2 teeth बहुत बड़े होते हैं, बनी स्माइल होती है या गमी स्माइल होती है, या किसी किसी को नहीं कंफर्टेबल होता है कि वही 2 दांत दिख रहे हैं, या फिर तुम लोग के दांत का शेड इन स्पाइट ऑफ ब्लीचिंग ऑल्सो इट इज नॉट टर्निंग दैट व्हाइट व्हाट यू वांट, मतलब वो येलो ही रह रहा है। तो परमानेंट सोल्यूशन फॉर दैट इज वीनियर्स और लैमिनेट्स। So basically वो सिरामिक के होते हैं, so we just chip off or trim your 1 mm of your tooth structure and then we stick the laminates on it. मतलब मेरे खुद के जो दांत हैं, हाँ, उसको आप 1 mm तक घसोगे, हाँ, आगे से ट्रिम करेंगे और उसके ऊपर लैमिनेट चिपका देंगे। इट इज लाइक टाइलिंग। मैं आपने जब बोला तो मेरे दिमाग में टाइलिंग है, बट लेकिन अगर वो करते हैं हम तो जो ओरिजिनल टीथ है वो वीक नहीं हो जाती है? नहीं, लैमिनेट से इतना कुछ वीक नहीं होता, क्योंकि कैसा होता है नॉर्मली भी अपना वेयर एंड टेयर इनामल का होता ही है। अगर आपने बचपन में नोटिस किया होगा तो आपके टीथ थोड़े व्हाइट थे, बट जैसे जैसे आप एज करोगे इट टर्न्स लिटिल बिट येलो। तो वो येलो क्यों होता है? बिकॉज जो अपना सेकंड लेयर है डेंटिन विच इज येलो इन कलर,
स्लाइटली येलो टिंज होता है उसका। तो जैसे जैसे एजिंग होता है वैसे वैसे लोगों के नेचुरली दांत थोड़े थोड़े येलो होने लगते हैं, हाँ। उतने वाइट नहीं रहते। तो उतना वेयर एंड ऑफ तो अपना वैसे भी होता है, वैसे भी इंडियन फूड है, इट इज मोर ऑफ सोडाज एंड कोलाज एंड एवरीथिंग, तो उतना इज फीजिबल, उतने में कोई इशू नहीं है। लैमिनेट्स के कुछ पीक नहीं होता। अच्छा, और अगर समझो हमने लैमिनेट्स या विनियर्स करवाए हैं एंड इवेंचुअली वी डोंट वांट टू कीप देम, हमें वो निकाल देना है, तो वो जो दांत है उतने हम रख सकते हैं? नो यू कांट। नहीं, ओके। एक बार ट्रिम कर दिया तो दैट टूथ इज लॉस्ट, राइट? सो यू हैव टू पुट समथिंग और द अदर ऑन इट। हाँ, You because वो cannot, छोटे हो जाएंगे। yeah, you cannot remove. See, the size is not smaller again. It is just rubbed from the front surface. उसको लेंथ में कुछ नहीं करते हैं, बट अगेन वो कट किया हुआ पोर्शन तो दिखेगा ना, सो यू कैन नॉट बी विदाउट अ विनियर और लैमिनेट। ओके, तो वो ज्यादा वनरेबल भी हो जाता है अगर हम विनियर्स या लैमिनेट नहीं रखा है, अगर उसको निकाल दिया है तो? टूथ को नहीं नहीं नहीं, लैमिनेट को अगर निकाल दिया और वही टूथ यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा वनरेबल है? See, you can use it, ऐसा कुछ नहीं है, बट देयर आर चांसेस कि इट माइट जस्ट चिप ऑफ। ओके, पूरा टूथ नहीं फ्रैक्चर होगा, बट थोड़ा एज वगैरह चिप हो सकता है जो पतला हो, स्पेशली हम लोग के आगे के दांत थोड़े ऑलरेडी पतले होते हैं एज कम्पेयर टू योर मोलर्स, सो दे आर ऑलरेडी थिन। अभी उसमें आप और 1 mm कट करके फिर आप विनियर्स नहीं लगा रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि वो टूट सके। ओके, सो मतलब अगर वो करा तो वो डिसीजन बहुत ही सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए, बिकॉज एक बार आपने वो किया तो यू कांट गो बैक। ओके, ऑलराइट। सो क्या क्या होते हैं उसमें? इवाना, आई नो इज विनियर्स, कुछ बॉन्डिंग भी कुछ होता है? हाँ, so there is one option of composite veneers also. So there are two, ceramic veneers and composite veneers. Okay. So composite veneers is again that the same filling material which we use for cavity filling. So that is just stuck on your tooth and it is bonded to your tooth from the front. This doesn't require 1 mm cutting. It just bonds like that only on your normal tooth. Okay. But with time it stains. तो कैसे होता है, आपको 6 महीने में या 7 महीने में एक बार उसका पॉलिशिंग करवाना पड़ता है, बिकॉज अपना इंडियन फूड होता है, इट इज मोर ऑफ फूड कलर एजेंट्स, जैसे बाहर का चाइनीज खा लिया, हल्दी खा लिया, तो वो स्टेन हो जाता है। ब्लैक कॉफी, टी, कॉफी, सबके स्टेन्स लगते हैं उसपे, जो पॉसिबल नहीं है सिरेमिक विनियर्स के साथ। ओके, सो ऐसा कुछ है अभी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो ट्रेंड है विच इज स्केरिंग यू? Nowadays people are talking about dental tattoos and dental what? Tattoos, and also dental jewelry also. I have also personally done 2 to 3 patients of dental jewelry. So what we do is when you smile, we put a diamond like stone on your tooth so that shines. So people have that trend of doing that also. This new generation is definitely into I this. don't know what to say. So there is dental stones and completely dental tattoo which speechless. is completely new. Okay, एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट जब हम ढूंढते हैं, क्या चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए उस टाइम पे? See, first of all, if you're looking for specifically a cosmetic dentist, you can see their degree or something, that how is he qualified, because nowadays all people say that we are cosmetic dentists. But definitely there is a difference. उसकी भी स्पेशलिटी होती है? Of course, I have done the masters in that. So it's a 1 to 2 years of course. You have to do it. If you do, it is better. Otherwise, normal dentist also can do it. But जैसे हर चीज का स्पेशलिटी होता है, जैसे डेंटिस्ट्री में ऑलरेडी देयर आर फ्यू ब्रांचेस, कि हर स्पेशलिटी के अलग अलग ब्रांचेस है हर काम के लिए। नॉर्मल डेंटिस्ट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, बट आजकल लोग जैसे यू टोल्ड गूगल करते हैं, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक। जैसे हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है तो दे प्रेफर अ कार्डियो सर्जन जो स्पेसिफिकली कार्डियक के लिए है। वैसे डेंटल में भी है अलग अलग फैकल्टीज। आई नो ऑर्थोडोंटिस्ट अपार्ट फ्रॉम, so orthodontist is for braces, periodontist is for gums, prostho is for dentures, जैसे वो ओल्ड एज में पहनते हैं, endodontist is for root canal, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट होता है जो विनियर्स लैमिनेट स्पेसिफिकली करते हैं। बट अगेन जब आप स्पेशलिटी लेते हो तो आपको उसका कॉस्ट भी पे करना पड़ता है। यू कैन नॉट लाइक एक्सपेक्ट, क्योंकि लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सेम कॉस्ट में ट्रीटमेंट मिल जाएगी। तो मास्टर्स किया है तो इट कम्स विद अ कॉस्ट। तो वो भी चीज आपको ध्यान रखनी है वैसे। ओके, सो मेक श्योर कि एटलीस्ट वो सर्टिफाइड है उस चीज को करने के लिए। दैट इज डेफिनेटली, डोंट जस्ट गो टू एनी डेंटिस्ट फॉर दैट। ओके, और होता है वहाँ पे, मतलब आप लोग मेंशन करते हो? इट इज रिटन ऑन द बोर्ड्स यूजुअली जिसको लिखना है, और या फिर हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह भी होते हैं। हाँ, ओके ग्रेट। ये एक्चुअली इसकी इंडस्ट्री कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है ना अभी। Yeah. People want to do that a lot. Because nowadays it's more about looks.
लोगों को फंक्शन नहीं देखना है, पीछे टीथ मिसिंग है उसको रिप्लेस नहीं करना है, बट सिर्फ आगे के 6 दांत मस्त दिखने चाहिए कि मैं स्माइल करूं, बस खत्म। अंदर क्या है क्या नहीं वो किसी को देखना नहीं है। वी वर ऑन ब्रेसेस एंड अलाइनर्स स्टार्टिंग में ही, तो मुझे जानना है कि क्या डिफरेंस है, मतलब कॉस्टिंग वाइज नहीं, क्या एक्चुअली में डिफरेंस होता है जो लोग अलाइनर्स यूज करते हैं उनके लिए और जो लोग ब्रेसेस यूज करते हैं उसके लिए, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिटेनर आल्सो। या सो विल स्टार्ट विद ब्रेसेस। तो ब्रेसेस में क्या होता है, ब्रैकेट्स लगते हैं टीथ पे, तो सबसे बड़ा चीज अगर आप कुछ फॉरेन चीज मुंह में डाल रहे हो तो उससे अल्सर फॉर्मेशन होगा, प्लस फूड लॉजमेंट होगा, आप कुछ भी खाओगे वो अटकेगा, नॉर्मल टीथ में भी अटकता है तो ब्रेसेस वायर सबके बीच में अटकेगा। यू हैव टू यूज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टूथ ब्रशेस, वो Amazon पे ऑर्डर करके यू हैव टू ऑर्डर इट, क्योंकि वायर और टूथ के बीच में ब्रश करने को, ब्रैकेट क्लीन करने को वो सब अलग ब्रशेस आते हैं, तो वो ब्रश यूज करना है, प्लस अल्सर्स होता है, प्लस एवरी मंथ यू हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट कंपल्सरी, एवरी मंथ बिकॉज ब्रेसेस से कभी कभी किसी को वायर लगता है या वी हैव टू टाइटन इट, तो इट इज एवरी मंथ। ओके, अलाइनर्स में वो एडवांटेज हो जाता है कि हम एक साथ आपको सेट्स दे देते हैं, सो एक बार स्कैन होता है, वो स्कैन के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट कितने ड्यूरेशन का है वी अंडरस्टैंड, इट इज ऑब्वियसली शॉर्टर ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ब्रेसेस। जो आपका 1 साल में हो रहा है ट्रेडिशनल ब्रेसेस, वो अलाइनर से 4-6 मंथ्स में हो जाता है, फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड, you don't get any ulcers or anything. Look wise it is better because you don't see anything, it's completely transparent. It's transparent. So if you have a speaking job or something like that, it's very comfortable, you feel that confidence. Secondly, food lodgement hota nahi hai. Plus it is wearable and removable. You cannot remove a braces. It is fixed on your tooth. So this you can remove. So again इसमें dentist visits कम हो जाती है, every 2-3 months में एक बार visit किया that's okay. बिकॉज हम सेट्स दे देते हैं, यू जस्ट हैव टू चेंज इट। तो ये सबसे बड़े डिफरेंसेस है। Wow. And what are retainers? Yeah, so retainers is you have to wear it irrespective, आप aligners करो या braces, traditional braces करो, तो रिटेनर उसके लिए हम पहनते हैं ताकि वो पोजीशन रिटेन हो जो हमने दांत की मूवमेंट की है। Okay. क्योंकि कैसे होता है, जब हम कोई चीज हिलाते हैं तो उसको वहां स्टे करने के लिए अपना आजू बाजू बोन ग्रो होना चाहिए। अगर आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन टूथ मूव कर रहे हो तो उसके आजू बाजू का बोन वापस फॉर्म होना चाहिए। तो उस चीज के लिए वो रिटेनर 1-1.5 साल पहनना जरूरी है। इफ यू डोंट वेयर इट, इट विल अगेन गो बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन। ओके, और पता है कुछ लोगों को वो टूथ होता है जो एडिशनल एक ऊपर से एक टूथ आता है, स्पेशली इन द फ्रंट, वो एक्सट्रैक्ट होता है या वो इन सारी चीजों में आता है? 2 केसेस होते हैं, किसी को एक्स्ट्रा होता है, किसी को मुंह में जगह नहीं होती है, उस वजह से वो चीक के तरफ से आता है। तो इट इज योर परमानेंट कैनाइन्स ओनली, यूजुअली जो अपना शार्प टूथ होते हैं, दोज आर द टूथ्स व्हिच कम एट द साइड। या सो अगर किसी को मुंह में जगह नहीं होती, जैसे बचपन में कैसे हम प्री मैच्योरली दांत निकाल देते हैं कि छोड़िए दूध का दांत है, इसको निकाल दो, सड़ गया है तो इसका क्यों ट्रीटमेंट करना है, वैसे भी गिरने वाला है, तो मतलब खींच के निकाल देते हैं। तो कैसे होता है, हर टूथ का गिरने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जब आगे का आपका परमानेंट दांत का 3/4 फॉर्मेशन हो जाता है, तब जाके वो धक्का मारता है मिल्क टूथ को और तब जाके वो गिरता है। अगर आप प्री मैच्योरली उसको निकाल रहे हो तो वो जगह आपकी वेस्ट हो गई, जो आने वाला दांत है वो फिर कहीं और जगह आता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि वो गाल के तरफ से आता है या अंदर से आता है या कभी आता ही नहीं है क्योंकि मुंह में जगह ही नहीं है। ओह यार, ये सब कितनी सारी बातें हैं यार, पता भी नहीं था हम लोगों को। मैंने भी निकाला है बट थैंकफुली मेरी जगह से आया है। ओके, सो अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा चाय कॉफी, हमारा ऑलमोस्ट सारा खाना दाग लगता है दांत पे, ठीक है। उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंक्स, एंड आई एम सेइंग बोथ हार्ड ड्रिंक्स ऑल्सो एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल्सो, ये सारी चीजें कितना हार्म करता है और क्या क्या कंजम्पशन हमें कम करना चाहिए, रोकना चाहिए? जैसे शुगर भी है, शुगर का भी आई हैव हर्ड, चॉकलेट्स है, क्या क्या रोकना चाहिए, क्या क्या? That is what I told. See, only sugar is not the cause of cavity. Okay. See, I myself also eat chocolate because chocolate you can't control. ध्यान से देखो इस चेहरे को डेंटिस्ट। But वो वही है कि अगर आपको बहुत sugar cravings हो रही है तो you can substitute it with some dry fruits or something like that. See, specifically dry fruits like almonds and walnuts, उसमें वो sugar content भी आपका solve हो जाता है, plus it is very good for your teeth. उसमें जो एक केमिकल होता है that is very useful to abrasive in nature and it removes your soft plaque and everything. तो वो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। और कोलास तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कोलास एट ऑल, बिकॉज फर्स्ट थिंग उसमें वो एसिडिक है, बिकॉज सोडा है,
तो वो लॉन्ग रन में आपको वो अफेक्ट करने ही वाला है आपके टूथ पे, प्लस इट हैज अ लॉट ऑफ शुगर इन इट। तो वो शुगर आपको दांत में तो अफेक्ट करेगा ही, बट इन जनरल योर बॉडी ऑल्सो, इफ यू आर डायबिटिक, इट इज नॉट रिकमेंडेड. So I don't prefer colas and everything, and nowadays people are eating more of junk food and everything. That is why you have a lot of cavity formations in this generation rather than our previous generations, because it's all junk. They are not eating anything fibrous. जैसे sprouted मूंग हो गए, थोड़ा अपना fibrous content रखो, जैसे salads हो गए, cucumber, carrots, वो भी अगर आप डाइट में रखते हो तो वो नेचुरली अब्रेसिव होते हैं. तो फूड जो स्टक भी है ना वो भी निकल जाता है. जैसे हैविंग अ माउथ फ्रेशनर पोस्ट योर मील्स, वो क्यों खाते हैं? स्मेल तो है ही, पर वो अब्रेसिव है, सॉफ्ट जैसे खा लिया तो उसके वजह से जो भी थोड़ा भी खाना अटका है वो नेचुरली निकल जाएगा. ओके, इसलिए है वो. डिडंट नो. ओके, सो नाउ आई एम कमिंग टू किड्स ओनली. पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए फ्रॉम द स्टार्टिंग, उनकी एक ऐसी हैबिट फॉर्म हो जाए कि उनकी ओरल हेल्थ का प्रॉब्लम्स बार बार ज्यादा ना हो? सी, फर्स्ट थिंग तो जब फर्स्ट टूथ आता है 6 मंथ 7 मंथ्स के आसपास, तब से फिंगर ब्रश यूज करना ही चाहिए हर पेरेंट को. व्हाट इज फिंगर ब्रश? फिंगर ब्रश आता है बच्चों के लिए, एक सिर्फ ऐसा फिंगर टिप होता है, ग्लव का जैसा फिंगर होता है, और उसमें छोटे ब्रिसल्स अरेंज होते हैं विच इज वेरी सॉफ्ट, सो दैट किड को वो लगे नहीं. तो वो सिर्फ पेरेंट को एक उंगली में पहन के उसका वो एक दांत वाइप करना है. इवन इफ यू कांट डू दैट, टेक अ वेट मसलिन क्लॉथ और सिर्फ आपका टूथ वाइप कर लो आफ्टर यू मिल्क और आफ्टर यू फीड द बेबी. क्योंकि कैसा होता है, जो फीडिंग का मिल्क भी होता है उसमें भी लैक्टोज तो होता ही है, दैट इज अगेन शुगर. तो वो भी अगर किसी पेरेंट्स का आई हैव सीन कि रात को फीड करते हैं एंड देन द बेबी स्लीप्स, तो उसमें बेबीज को हर टूथ में कैविटी हो जाता है. उसको हम अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं, विच इज वेरी कॉमन बिटवीन 2 to 4 years ऑफ एज. क्योंकि उसको हर दांत में कैविटी हो जाता है. उसको नर्सिंग बॉटल केरीज भी बोलते हैं. क्योंकि कैसा होता है कि वो बॉटल फीडिंग होता है, अगेन वो स्लीप हो जाता है, तो मैंने जैसे बोला वो सलाइवा वही का वही रहता है पूरी रात, तो वो कैविटी फॉर्म हो जाता है. दूसरे दिन अभी पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं बच्चों का दांत है, क्या है उसको ब्रश करना. कभी कभी बच्चे नहीं करते, इफ यू डोंट फॉर्म दैट हैबिट. तो वो चीज बचपन से एक दांत आ रहा है तब से ही करना बहुत जरूरी है. एंड एब्सोल्युटली यू हैव टू नॉट लेट द बेबी स्लीप आफ्टर यू फीड. आपको या तो पानी पिलाना है थोड़ा, या तो आपको खुद वाइप करना है, या तो ब्रश यूज करना है. ओह वाओ. हाँ, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ना काला काला हो जाता है फ्रंट, तो वो उसी की वजह से है. अभी कैसा होता है, 3 साल का बच्चा है, उसको इतनी सारी कैविटीज, अभी मुंह में गिन के इट इज जस्ट 20 ऑफ द टीथ, राइट. अभी उसमें भी आपको 10 दांत में कैविटीज है. अभी वो दांत गिरने वाले व्हेन ही 7 years ऑफ एज. पहले तो वो लुक में अच्छा नहीं दिख रहा है. सेकेंडली अगर बच्चे को मतलब अपने बड़े लोग को दर्द अपन सहन नहीं कर सकते, तो बच्चा कैसे दर्द सहन करेगा. फिर वो बच्चे को भी सेम प्रोसीजर्स होते हैं, रूट कनाल्स हो गए, कैप्स हो गए. इतने छोटे बच्चे को भी? या बिकॉज यू कैन नॉट आस्क द चाइल्ड टू बेयर द पेन फॉर 4 years. 3 साल पे अगर उसको कुछ पेन हो रहा है तो वो 7 साल तक कैसे वो दर्द सहन करेगा. सो यानी दूध के दांत पर भी रूट कनाल्स होते हैं, कैप्स भी होते हैं. फिर वो परमानेंट आता है तब वो निकल जाता है. सो किस एज से एक्चुअली बच्चों को आना चाहिए आपके पास? आइडियली मतलब अगर आप खुद भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कुछ ब्राउन स्टेन्स वगैरह दिख रहे हैं या ब्लैक कैविटी फॉर्मेशन दिख रहा है तो यू गेट देम. अदरवाइज जैसे फर्स्ट टूथ आ रहा है वैसे फर्स्ट टूथ में तो कोई इशू नहीं होता, बट आइडियली 1 year 2 year तक ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े दांत आने लगते हैं. तो तब आप एक बार दिखा सकते हो. वैसे इतना कुछ ऐसा अर्जेंट नहीं है. इफ योर टीथ आर कम्प्लीटली फाइन एंड यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, देन यू कैन विजिट एटलीस्ट एट 3rd year और समथिंग लाइक दैट. बट नॉट नेसेसरी, बट आप खुद इंस्पेक्ट करो. मतलब पेरेंट्स को खुद भी चेक करना चाहिए बच्चों का दांत एटलीस्ट, क्योंकि यू कैन नॉट सी दैट चाइल्ड ऑन द डेंटल चेयर. आई फील दैट कि उसको उतना पेन देना इज, आई फील इट्स वेरी स्कैरी. यू बीइंग एन अडल्ट यू कांट टेक इट. तो 3 साल का बच्चा, 4 साल का, और सेम तरीके से रूट कनाल होता है, उसको भी इंजेक्शन देना है, उसको भी हर चीज करना है, तो इट इज वेरी पेनफुल फॉर देम ऑल्सो. सोच के दर्द हो रहा है मुझे उन लोगों के लिए. तो मतलब जैसे आपने कहा कि एक तो कैविटी की प्रॉब्लम्स है जो दैट लीड्स टू इवेंचुअली रूट कैनाल, और क्या कॉमन कॉजेज होते हैं जो आज आप नए पेशेंट्स में देख रहे हो, मतलब यंग पेशेंट्स में? रिगार्डिंग कैविटीज, रिगार्डिंग एनीथिंग, यंग पेशेंट्स में दांत के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है? यही जो मैंने आपको एक चीज बोला ना, प्रीमेच्योरली दांत निकाल देते हैं. तो अभी क्या होता है, अगर आप मतलब कोई पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि इतने छोटे बच्चे को कैसे मैं रूट कनाल करूँ, आप एक काम करो दांत निकाल दो.
अभी दांत निकाल दिया, अभी वो जो आने वाला दांत है इट हैज टाइम, इट इज गोइंग टू कम आफ्टर 3 to 4 years ऑफ एज। हमारे मुंह में एक एबिलिटी है, जहाँ भी स्पेस दिखता है ना तो आपके आजू बाजू के दांत टिल्ट हो जाते हैं या ऊपर का दांत नीचे आ जाता है। अगर वैसी सिचुएशन हो जाती है तो वो स्पेस क्लोज हो जाती है। अभी परमानेंट दांत मिल्क टूथ के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, तो अगर उसको जगह नहीं मिलती तो अगेन इट कम्स एट एनी प्लेस वेर एवर इट फाइंड्स प्लेस, फिर आपको बड़े जाके ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के इसमें, अगर यू टाइमली डोंट डू इट। ओके, और ये ब्रेसेस और अलाइनमेंट की हमने जो बात की, इसका आइडियल एज क्या है, कौन से टाइम पे इसे कराना चाहिए? सी आइडियली व्हेन ऑल योर परमानेंट टूथ हैव इरप्टेड, सब परमानेंट मुंह में आ गए, तब ही आप ब्रेसेस कर सकते हो, विच इज अराउंड 15 to 16 years ऑफ एज। ओके, लेटर स्टेज पे भी आप कर सकते हो, बट क्या होता है 15-16 years पे आपका जॉ ग्रोथ अभी भी हो रहा होता है टिल 18। तो कैसे होता है कि उसमें कन्वीनियंटली बहुत जल्दी हो जाता है, एज अगर सीवियर क्राउडिंग हो तो, वरना तो करने को तो 30, 35, 40 पे भी लोग करते हैं, बट ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज लिटिल मोर व्हेन यू एज। तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है उन लोग के लिए अलाइन होने के लिए? उन लोग के लिए 1.5-2 साल, और वो लोग के लिए 6-7 महीने या 1 साल में हो जाता है। हाँ, सो अगर आप द यंगर यू कम द बेटर। या द बेटर, मतलब यंगर इन द सेंस फुल दांत आने के बाद। हाँ, मतलब 15-16 साल तक आ ही जाते हैं सबके। तो अगर आपको लग रहा है कि इसके दांत आगे पीछे है या किसी किसी के दांत मिसिंग है, कोई कोई ऐसा लगता है, तो यू कैन जस्ट शो इट टू अ डेंटिस्ट। ओके, और एल्डरलीज जो है, जो आते हैं आपके पास ज्यादातर, ऑब्वियसली मुझे एल्डरली के लिए एक ही पता है, डेंचर्स, मुझे और कुछ ज्यादा पता नहीं, बट यू माइट नो मोर। तो क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं एल्डरलीज के? सी अगेन एल्डर पेशेंट्स जो होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं, तो एक ऑप्शन पुराने टाइम में डेंचर्स करते थे, जिसको हम कवड़ी भी बोलते हैं मराठी में। तो वो कैसे होता है कि डेंचर्स पहले के टाइम में होते थे बिकॉज इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था। अब लोगों को फिक्स्ड चाहिए, क्योंकि डेंचर से बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जैसे लोअर डेंचर हम हंसते हैं या बोलते हैं या कभी खांसते हैं तो इट जस्ट लिफ्ट्स अप, बिकॉज कैसे होता है नीचे जितना आपका बोन रहेगा उतना अच्छे से आपका डेंचर बैठेगा। इफ यू डोंट हैव बोन इट इज नॉट गोइंग टू स्टे। तो अभी इम्प्लांट्स इज अ न्यू थिंग विच इज कम अप, सो एडवांसमेंट्स भी बहुत हो गई है। तो इम्प्लांट में 2 स्क्रूज होते हैं, दैट स्क्रूज आर ड्रिल्ड इनटू योर बोन, उसके ऊपर हम डेंचर अटैच कर देते हैं। तो इट इज अगेन सेमी फिक्स्ड, इट इज नॉट मूविंग। सो पेशेंट को थोड़ा रिटेंशन मिल जाता है कि हाँ चलो मैं कुछ भी खा सकता हूँ या खा सकती हूँ वैसे। ओके, बट दैट इज डन ऑन योर बोन, मतलब गम्स के बोन में। या ओके, और वो नॉर्मली भी अगर आपका मिसिंग टूथ होता है तो एक क्राउन अगर देना है तो उसमें भी इम्प्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन नाउअडेज। अगेन पहले के जमाने में वो ब्रिज देते थे, अभी ब्रिज में क्या होता है, जैसे आगे पीछे के दांत का सपोर्ट ले लिया उसको ब्रिज बोलते हैं। ओके, सो व्हेन यू हैव वन मिसिंग टूथ तो आगे पीछे के दांत का रूट कनाल करो, वो दांत को चारों तरफ से घिसो, फिर 3 दांत का ब्रिज लगा दो। अभी उसमें फ्यूचर में क्या होगा, दांत तो आपके हिलने ही वाले हैं आगे जाके, जब वो दांत हिलते हैं तो आपका ब्रिज भी बाहर आ जाता है। इम्प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बोन को कभी कोई इशू नहीं होता। तो इफ यू पुट अ स्क्रू इन योर बोन तो इट इज नॉट गोइंग टू मूव, इट्स अ परमानेंट थिंग। वैसे इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। ओके, एंड ऑल्सो यू आर नॉट बॉदरिंग योर एडजेसेंट टूथ स्ट्रक्चर विच इज वेरी गुड। राइट, सो ये जो चीजें हम कराते हैं, जैसे डेंचर्स भी हो गए, ये भी हो गए, ये निकलते हैं ना, जो आप इम्प्लांट बोल रहे हो वो भी निकलते हैं? हाँ, वो सेमी फिक्स्ड होते हैं पर निकलते हैं वो। यू हैव टू रेगुलरली क्लीन इट, क्योंकि डेंचर्स के नीचे थोड़ा फूड अक्यूमुलेट होता है तो वो आपको ब्रश तो करना ही पड़ता है। हाँ, ओके, बाप रे यार, ये बहुत मतलब, पर ये भी तो होता है ना स्टार्टिंग में उनका शायद एक हाथ कहीं कोई दांत निकला हो या ऐसे कुछ हो तो। हाँ, तो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स भी बनते हैं, नॉट नेसेसरी कि फुल डेंचर ही बनाना है। जितने मिसिंग है उतने दांत भी बनते हैं। ओके, मैं क्योंकि मैंने किनका देखा है आगे के होते हैं, हाँ, पीछे के दांत आई थिंक बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। इवन सिंगल टूथ डेंचर इज आल्सो पॉसिबल। सिंगल टूथ डेंचर, ओके। द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दे गो फॉर डेंचर। अगर सिंगल टूथ मिसिंग है तो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इम्प्लांट करते हैं। डिपेंड्स ऑन योर एज ऑल्सो। अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी तो आई हैव ट्रीटेड 80-90 year old पेशेंट्स ऑल्सो हु आर ऑप्टिंग फॉर इम्प्लांट्स। So it is safe in all age provided you don't have very high diabetes and blood pressure. ओके, हम जब पिछली बार बात कर रहे थे आपने कहा था मिसिंग टूथ जो होता है, उससे कुछ नर्वस सिस्टम या कुछ मसल्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दो तो। व्हाट इज दैट? तो मैं जैसे बोली आपको कि मिसिंग टूथ होता था, आगे पीछे के दांत का मूवमेंट होता है, प्लस वो तो एक लॉस है ही क्योंकि आपके आगे पीछे के दांत टिल्ट हो जाते हैं। सेकेंडली व्हेन वन टूथ इज मिसिंग यू कांट बाइट एनीथिंग हार्ड फ्रॉम दैट साइड, तो आपको जो भी हार्ड स्टफ खाना है यू ईट फ्रॉम द अदर साइड।
हाँ, तो वो एक हैबिट हो जाती है कि यही साइड से खाना है, वो साइड से मैं उतना कंफर्टेबल नहीं नहीं हूँ। हो, हाँ, तो एक ही साइड के आपके चीक्स के मसल यूज होते हैं, तो हाँ, ये साइड के मसल्स आपके बहुत स्टिफ हो जाते हैं, तो फिर आप जब वो साइड खाने जाओगे यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। तो हाँ, वन साइड ऑफ योर माउथ इज ओनली बीइंग यूज्ड, प्लस आप जिस साइड से खा रहे हो फिर वो साइड कैविटी फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपका पूरा फूड उधर ही जा रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। वाओ, तो एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग Yeah. मतलब छोटी चीज़ें हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं और Yes. फिर वो इवेंचुअली बड़ी हो जाती हैं। कोविड का जो टाइम था विच इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन, हर इंडस्ट्री को, डेंटिस्ट्री को आई थिंक सबसे ज़्यादा हिट हुआ होगा क्योंकि आपको किसी को भी देखना है तो उसको मास्क हटाना ही है। Yes. सो वो उस टाइम पे क्या हो रहा था एंड वाज द इंडस्ट्री वर्किंग एट ऑल? Yeah, so we were working but only for emergency procedures. Like Okay. जैसे किसी को पेन है तो वो तो obviously they can't wait. तो Hmm. पेनफुल प्रोसीजर्स जैसे एक्सट्रैक्शंस हो गए, रूट कनाल्स हो गए, वी वर ओपन फॉर देम, बट ऑब्वियसली वी हैड टू वेयर ऑल पीपीई किट्स एंड एवरीथिंग एंड वी वर वर्किंग बट ओनली अपॉइंटमेंट बेसिस एंड ओनली इमरजेंसी प्रोसीजर्स, नथिंग एल्स। वाओ, तो जो एआई और ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है, एआई आप लोग के लाइफ में भी इम्पैक्ट कर रही है बिकॉज देर इज 3D प्रिंटिंग ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स दैट आर कम, सो हाउ डू यू सी दैट? सी लाइक 3D प्रिंटिंग एज इन हम लोग के डेंटिस्ट्री में तो उतना एआई का कुछ यूज नहीं है, प्रोवाइडेड हम कैप्स वगैरह जाते हैं, दैट इज ऑलरेडी बीन प्रैक्टिस सिंस अ लॉन्ग टाइम। डिजिटल डेंटिस्ट्री जैसे करते हैं, जैसे पहले के टाइम में हम वो जेल लाइक थिंग डालते थे टू मेजर योर टीथ साइज एंड एवरीथिंग, नाउ इट इज ऑल कंप्यूटराइज्ड, सो स्कैनर कम्स, ही स्कैन्स एंड एवरीथिंग इज डन with patient's comfort and no gagging or nothing like that. So it is very comfortable. वैसे AI का कुछ रोल नहीं है, but there are few countries which are very advanced जैसे Japan, China. They have robotic dentistry also. It is not there in India right now and I don't know how successful it is because you are again trusting a live human with a robot. अगर कुछ भी गलती हो गया तो it is loss of you only and nothing else. हाँ, क्योंकि उसको emotions नहीं समझ आते हैं। Yeah, so I don't know how much that can be trusted, but I don't see it coming anywhere in India so soon. Okay. एक और I don't know whether it is a myth और ये रियल है, मैं बहुत सारे लोगों का इस बारे में कंसर्न सुन चुकी हूँ। दांत का कुछ भी होता है तो आँख के ऊपर असर हो सकता है, यू कैन लूज योर विजन, यू कैन ब्लरीनेस हो जाता है, ये सारी चीजें। इज दैट ट्रू? कैन दैट हैपन? सी ऑल द नर्व्स, दांत का हो, दिमाग का हो, कहीं का भी हो, इट इज ऑल सेपरेट, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। नहीं, Okay. वो पहले के जमाने में कैसा होता था कि दांत स्ट्रांग होते थे आपके 40-50 मान लो, तब तक नहीं गिरते थे, मतलब पहले के टाइम पे लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते थे क्योंकि जंक फूड नहीं था उनके हाँ, पास। सब रॉ खाते थे तो दे वर वेरी स्ट्रांग, हाँ। राइट? तो 50 के आसपास अगर किसी का दांत गिर रहा है या हिल रहा है तो फिर हम दांत निकालते, तो वो एज अगेन इट कोइंसाइड्स विद द एज ऑफ ब्लरी विजन एंड एवरीथिंग, क्योंकि 50-60 पे आपको आँख की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिल्कुल। फिर वो लोग कोरिलेट करने लगते थे कि अरे मैंने दांत निकाला, उसके बाद से मैं थोड़ा, मेरे को कम दिख रहा है या ऐसे कुछ। वो जस्ट बाय फ्लूक वो कोइंसाइड हो गया है क्योंकि वो एज पे ऐसा होता था, तो तब से ही वो लोग ऐसे बोलते आ रहे हैं और वो लोग सुनते आ रहे हैं। अगर वैसा होता तो जो भी डेंचर पहन रहे वो तो फिर ब्लाइंड होने चाहिए थे ना, अगर कुछ कनेक्शन होता, क्योंकि उनको तो दांत है ही नहीं एक भी। जैसे आप एल्डरली पेशेंट्स देख लोगे तो वो लोग तो सब ब्लाइंड होने चाहिए थे फिर, बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज इट्स नॉट कनेक्टेड। एक्चुअली वो डर भी, जहाँ पे आपको, जहाँ अज्ञानता ज्यादा है ना, वहाँ पे डर ज्यादा है। आप जितना कम अवेयर होते हो किसी चीज के बारे में, आप डरते बहुत ज्यादा हो उसके लिए। सो जब एल्डरली पेशेंट्स आपके पास आते हैं, उनके पास प्री एग्जिस्टिंग भी डिजीजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई डायबिटीज़ है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, दे आर ऑन देयर अदर मेडिकेशंस जो ऑलरेडी चल रही हैं उनकी। तो अगर उनका कोई ऐसा प्रोसीजर, जैसे फॉर एग्जांपल रूट कनाल, मुझे पता है रूट कनाल होता है तो आपको एनेस्थीसिया लेना है, वो सारा लेना है, एंड बिकॉज आई हैव पीपल इन माई फैमिली जो ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो उनको क्या, आपको क्या प्रिकॉशन ज़्यादा लेना पड़ता है उनके साथ में? जैसे रूट कनाल में तो डायबिटीज और बीपी का इतना कुछ रोल है नहीं। जैसे हमको कोई टूथ एक्सट्रैक्शन करना है, या जैसे मैंने आपको बोला कि इम्प्लांट डालना है, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है, उसमें मेन अपना ये रोल आता है, बिकॉज डायबिटीज इज अगेन रिलेटेड टू हीलिंग। अगर डायबिटीज आपका ज्यादा है तो आपका वुंड हील नहीं होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ब्लड, राइट? सो इट शुड हील कंप्लीटली। प्लस ब्लड प्रेशर में कैसा होता है, पीपल आर टेकिंग इकोस्प्रिन्स, तो इकोस्प्रिन इज अ ब्लड थिनर। तो ब्लड थिनर अगर आप खा रहे हो और अगर हम टूथ निकाल रहे हैं तो वो एक्सट्रैक्शन साइट हील ही नहीं होगा, वहां पे ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, देन इवेंचुअली प्रॉब्लम्स आती है। तो ये दो चीजें का टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है बिफोर यू गो फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर्स।
टेस्ट करवाना है उनके डॉक्टर से, या उनके डॉक्टर से, या नॉर्मल आप जहाँ से भी ब्लड टेस्ट वगैरह करते हो, जैसे मतलब एक फिटनेस HbA1c टेस्ट हो आपको गया, करना। फिटनेस टेस्ट। या अगर तुमको डायबिटीज या बीपी है तो, या फिर तुमने 2-3 साल से कभी चेक ही नहीं करवाया है, तो इट इज बेटर यू गेट इट चेक्ड वंस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेल्फ डायग्नोसिस हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं है करके, तो आप कर लो। बट ये केयरलेस एटीट्यूड नहीं चलता है, क्योंकि फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही बहुत फेस सिवियर करना है वो कॉन्सिक्वेंसेस, That is- राइट। सो अगर लास्ट 3 मंथ्स में किसी ने चेकअप करवाया हुआ हो, That's okay. If it is normal, we can perform the ओके, procedures. ग्रेट। पर ये ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज इफ दे आर ऑन ब्लड थिनर्स, या ऑफ कोर्स आई नो, राइट। ओके, ऐसी कोई पेशेंट की स्टोरी आपको याद है दैट हेल्प्ड यू शेप योर प्रैक्टिस, मतलब आपकी प्रैक्टिस और बेटर हुई? या अभी मतलब ऐसे तो काफी पेशेंट्स है, बट ये एक पेशेंट, शी वाज अ फीमेल अराउंड 18-19 इयर्स ऑफ एज, विलेज से आई थी वो। तो उसने कभी खुद का सेल्फी फोटो लिया ही नहीं था, बिकॉज उसके दांत, जैसे मैंने आपको बोला, वो लुक वाइज अच्छे नहीं दिख रहे थे। अच्छा, उसको हर टूथ पे पिटिंग था और ब्राउन कलर के स्टेन्स थे। ओके, सो उसको कभी कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने स्माइल को लेके। तो वो इतनी अफोर्डिंग भी नहीं थी, क्योंकि वो विलेज से स्पेशली मुंबई ये ट्रीटमेंट करवाने आई थी। बट जब उसको लैमिनेट्स वीनियर्स का कॉस्ट बोला, तो शी फाउंड इट वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, तो फिर मैंने उसको कंपोजिट वीनियर्स का ऑप्शन दिया, जो मैंने आपको बोला। तो वो स्ट्रक्चर पे जब मैंने बॉन्ड किया, और जब उसने खुद की स्माइल मिरर में देखी, शी स्टार्टेड क्राइंग ऑन द चेयर, एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज उस दिन उसने अपना फोन निकाल के तुरंत सेल्फी लिया मेरे चेयर पे ही, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी, एंड दैट फीलिंग वाज बियॉन्ड एनीथिंग। मतलब मैं इतनी खुश हो गई थी ना, कि किसी पेशेंट को वो कॉन्फिडेंस वापस मिल गया कि इतने साल बाद शी कैन क्लिक हर पिक्चर एटलीस्ट। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। जस्ट आगे के 4-5 दांत पे ही किया था, बट अमेजिंग। दैट इज सो नाइस। Yeah. आपके हिसाब से मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट क्या है इन द बीइंग इन द डेंटिस्ट? रिवॉर्डिंग पार्ट यही है कि हमारे रिजल्ट्स बहुत क्विक होते हैं। मतलब जैसे ही पेशेंट डिस्कम्फर्ट या पेन के साथ आता है, यू ट्रीट दैट टूथ एंड द पेशेंट गोज हैप्पी। इट इज अ वन सिटिंग प्रोसीजर, तो पेशेंट का इंस्टेंट हैप्पीनेस वी कैन सी। वी डोंट हैव टू वेट फॉर फ्यू मंथ्स और समथिंग लाइक दैट कि उसका मिले ऐसे। और जैसे ही पेशेंट मतलब कोई ऐसे कुछ बोल के जाए, अच्छा कि योर हैंड इज वेरी सॉफ्ट, आई कुड नॉट फील द पेन, it was very painless or anything, so that is the blessings we need, nothing else. Wow. Okay, hardest part आपके हिसाब से current time में खुद का अगर आपको डेंटिस्ट क्लिनिक खोलना है, तो क्या है actually hardships आज की? Recently I have opened my own practice, private clinic. तो हार्डशिप तो वही है कि पेशेंट्स का कैसे मैनेजमेंट करना है, क्योंकि ऑल पेशेंट्स दे कम, दे हैव टू कीप द रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, प्लस दे शुड फील दैट कंफर्ट एंड द लाइक ऐसे सर्विस और व्हाटएवर यू कॉल, कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग भी, और आते जाते वक्त भी ही शुड फील गुड इनफ टू सिट इन दैट क्लिनिक। वेलकमिंग फील होना चाहिए। या वेलकमिंग फील होना चाहिए। Okay. But apart from that, getting new patients and all that. New patients and everything, we have a lot of, like nowadays you told कि लोग गूगल करते हैं, तो अगर आपका गूगल पोर्टफोलियो अच्छा है, आपके रिव्यूज अच्छे हैं, तो आजकल लोग रिव्यूज देख के बहुत टर्न अप होते हैं पेशेंट्स। Wow. एंड प्लस वंस यू कम, हमारे फील्ड में वर्ड ऑफ माउथ इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो अगर यू आर डूइंग अ ट्रीटमेंट, सो यू लाइक इट, यू रेकमेंड इट टू योर मॉम, डैड, सिस्टर, एवरीवन, दे विल रेकमेंड टू समवन एल्स कि अरे ये डेंटिस्ट अच्छा है, मैंने करवाया था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, क्लिनिक भी अच्छा है। So that is what we need, nothing else. I think people, जब when I go to a dental clinic, मैं जो चीज़ देखती हूँ वो ये है कि पहली चीज़ डॉक्टर बात करने में अच्छा होना चाहिए। पहली चीज़, बिकॉज वही तो है मेन चीज़, कंफर्टिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ हाइजीनिक होना चाहिए। द क्लिनिक शुड लुक गुड। मैं जब जा रही हूँ तो वो नई चीज़ें निकाल रहा है, वो वही वाले पिछले वाले की दांत मेरे पे नहीं यूज़ करेगा वो चीज़ें। These are the only basic things, and plus the staff should be okay जो हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा you should feel welcomed, and it should be a clean place. Clean place, yeah. If you are paying, you should get that hygiene also. That is the only thing. Wow. And it is obviously very safe also for the patient also. हाँ, that is true. क्योंकि वो hygiene आपके मुंह में सब होने वाला है. Everything is going to be circulated in your body. In your body, yes. Okay, so according to you, अब मैं आपको, I'm coming to the last question of the day. ऐसी 3 चीजें आप लास्ट में जाते जाते लोगों को बता दीजिए, जो वो करते रहें अगर रेगुलरली, तो उनको लॉन्ग टर्म तक उनके दांत अच्छे रहेंगे और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, दर्द, ये सब नहीं फेस करना पड़ेगा। ओके, सो सबसे फर्स्ट थिंग तो वही है कि एवरी 6 months अर्ली डायग्नोसिस करो
ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो अर्ली स्टेज पे पता चल जाए आपको एंड आपकी ट्रीटमेंट whatsoever हो जाए. Secondly, at least try and brush 2 times compulsorily. Floss regularly ना करो तो brush तो at least करो ही करो. And third, I would say you are eating junk, you're eating sugar, but also include some fibrous food like raw salads, sprouted moongs and everything, so that natural abrasion भी हो teeth का, which is very necessary. Only eating breads and paos and sugars is not going to help. Wow. So thank you so much, Dr. Dhara. Thank you so much for coming on our show. आपने जो information दी है आज, बहुत सारा मेरे लिए भी changes हुआ है. I learned so many new things. जबकि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो भी हमें इतनी सारी चीज़ें बाजू में इतने डेंटिस्ट है पर पता नहीं होता है. So thank you for sharing that knowledge. आपने जो बताया है उस knowledge की equivalent मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए. This is a small token of appreciation from our entire team. I hope you enjoyed this. Thank you so much. Thank you. How was your feeling? Now, are you feeling nervous now? No. At some point, I did not realize there were cameras. See, that's what I'm saying. So, are you happy that you came? Yes, I'm very happy. Now, just at least 10 people who are watching, थोड़ा impact हो जाए उन पे. That is what I want. I'm expecting hundreds के ऊपर impact हो and people that is stay more healthy. than a blessing. But अगर 10 लोग को भी थोड़ा भी समझ आए, not necessarily me or someone else, but anyone, but just go जाओ, and just get it checked. Nothing else. Wow. Thank you. Thank you.